बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो घर पर आपके विद्यालय का अनुभव मिल रहा है आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज क्या है? आज फ्राइडे है और फ्राइडे को हम क्या देखते हैं? हम अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं और उससे सीखते हैं। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज हम लोग सीखेंगे व्हाई डू वी नीड मशीन। हमें मशीन की जरूरत क्यों है। इसमें हम अपने दैनिक जीवन में यूज करने वाली अलग अलग मशीन के बारे में जानेंगे और वह किस तरीके से काम करता है, उसके पीछे क्या विज्ञान लगा है, उन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। तो चलिए बच्चों, चलते हैं मशीन की दुनिया में। आप सभी तैयार हैं? चलिए चलते हैं। नमस्कार, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र की ओर से मैं मोहम्मद आफ्ताब हुसैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं मशीनों के बारे में कुछ और विषयों पर चर्चा करने के लिए। मशीन, जिसको हमने पहले ही परिभाषित किया था, हमारे काम को आसान बनाना और हमारे समय को कम करना, यानी इफ़िशियंसी को बढ़ाना और समय को कम करना, मुख्यतः यही मशीन का कार्य होता है। आज इसी दिशा में हम आपके समक्ष दो मशीनों की बात करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है आपने उनका नाम ज़रूर सुना होगा और उन्हें बहुत उपयोग भी किया होगा। जी, आज मैं आपसे मोटर और जनरेटर, इन दोनों की बात करूंगा। नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा, है ना। आइए सबसे पहले हम आपसे इलेक्ट्रिक मोटर की बात करते हैं। मोटर की जब हम पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश करें, उससे पहले मोटर का मुख्यतः कार्य क्या होता है वो हमें ज़रूर समझना होगा। मोटर सबसे जो ज़रूरी काम होता है मोटर का, वो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देना। सबसे महत्वपूर्ण काम, इनफैक्ट सबसे जो मेजर वर्क होता है मोटर का, वो यही होता है। आइए अब हम देखते हैं कि ये कार्य कैसे करता है। इसके लिए हमारे पास एक प्रदर्शनी है, एक एग्जिबिट है, जो हम आपको अभी दिखाएंगे। आप यहाँ ध्यान से देखें तो आपको एक आर्मेचर यहाँ दिखाई दे रहा होगा और एक बटन है, एक स्विच है हमारे पास, जो कि हमारी इलेक्ट्रिकल सप्लाई को देगी। अब आप ध्यान से देखिएगा, जब मैं इस बटन को दबाऊंगा तो क्या होता है। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने बटन को दबाया ये बहुत तेज़ी के साथ घूमना शुरू हो गया। लेकिन अब सोचने वाली बात ये है कि इस बटन के साथ इसका क्या जो रिलेशन है वो क्या है। आप ध्यान से देखें, यहाँ पर एक मैग्नेट रखा हुआ है, एक फेराइट मैग्नेट रखा हुआ है और ये बताया जाता है कि जब भी हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टिंग मटेरियल को रखते हैं तो उस पर एक बल लगता है। देखिए, एक मैग्नेटिक, चूँकि एक चुंबक है तो इसमें मैग्नेटिक लाइन से फोर्स निकल रही होंगी और इसकी जो हमारा कॉपर का तार है ये कंडक्टिंग मटेरियल है। जब हमने इसमें बटन को दबाया, यानी हम इसमें करंट सप्लाई दे रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में इसके ऊपर एक बल लग रहा है जिसे हम आघूर्णन बल या टॉर्क कहते हैं। अब हम ये कैसे समझेंगे कि बल की दिशा कौन किस साइड में होगी, किस दिशा में वो बल लग रहा है। इसके लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो रूल है उसका उपयोग करते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का रूल क्या बताता है? अगर हम अपनी उंगलियों को इस तरीके से मोड़ लें, ये जो हमारी उंगली है ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को बताती है। ये जो हमारा बीच वाला उंगली है ये करंट की दिशा को बताता है और ये जो हमारा थंब है ये बताता है कि बल किधर लग रहा होगा। आइए इसे और डिटेल में समझने के लिए हम आपको यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसके द्वारा हम आपको ये समझाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते होंगे चुंबक हमने रखे हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल, उसका दो अलग अलग हमने डिफाइन किया है। आपको ये जानना होगा, या आप जानते हैं कि जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती हैं वो हमेशा नॉर्थ से साउथ जाती हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये जो हमारा एक कंडक्टिंग मटेरियल है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ कि कंडक्टिंग मटेरियल का स्ट्रक्चर हमने यहाँ बनाया हुआ है। मान लेते हैं कि हमारा जो करंट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये अंदर की तरफ हमें बढ़ रही है। तो मान लीजिए ये हमारी उंगली है, ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। अब हमने, चूंकि हमारा करंट अंदर की तरफ है तो हमने अपने हाथ को मोड़ लिया, ये हमारा मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ये हमारा करंट, तो हमारा बल जो है वो नीचे की तरफ लगेगा।
लेकिन जब इसके दूसरे साइड की जब हम बात करते हैं तो करंट बाहर की तरफ आ रही है, ये हमारा करंट की दिशा बाहर की तरफ है। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स तो नॉर्थ से साउथ ही जाएंगी, यानी इस दिशा में जाएंगी, यानी बल ऊपर की तरफ लगेगा। यानी इसके एक साइड में बल नीचे की तरफ और एक साइड में बल ऊपर की तरफ लग रहा है, यानी एक टॉर्क क्रिएट होता है जिसकी वजह से ये घूमना शुरू हो जाता है। अब इसके अंदर संरचनाओं में बहुत सारे पार्ट्स लगे होते हैं, जैसे कि फ्रेम तो हमारा पूरा बना ही होता है, एक शाफ्ट होता है, इसके अलावा बियरिंग्स, आर्मेचर तो हमने आपको यहाँ दिखाया, कम्यूटेटर, स्टेटर, बहुत तरीके की चीज़ें इसमें लगाई जाती हैं जिसकी वजह से ये पूरे तरीके से काम करता है। इसके बारे में आप डिटेल में और अपनी उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। लेकिन अब चूँकि हमने इसके कार्य प्रणाली को समझ लिया है, हमें ये समझना होगा कि इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं। मोटर देखिए, आपने अपने पंखों में इसका उपयोग देखा होगा, आप घरों में जब पानी वाला जो पंप आप यूज़ करते हैं उसमें आपने मोटर का प्रयोग देखा होगा। खिलौनों में आपने इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा देखा होगा। आप देखेंगे जब भी कोई छोटा हेलीकॉप्टर होता है खिलौनों का, उसमें एक बैटरी लगी होती है और उसके अंदर एक मोटर होता है जो घूमता है। जब भी हम बैटरी को उस मोटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो घूमना शुरू कर देता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में इसी प्रक्रिया द्वारा चेंज करता है, और जिसकी वजह से वो जो हेलीकॉप्टर है वो ऊपर उठने लगता है। तो हमने व्याप्त रूप में, बहुत व्यापक रूप पे इस मोटर के उपयोग को देखा है, और इसके द्वारा हमने आपको इसकी कार्य प्रणाली को समझाने की कोशिश की है। आइए अब दूसरी ओर चलते हैं और इलेक्ट्रिक जनरेटर को समझते हैं। जनरेटर का कार्य क्या होता है, लेकिन उससे पहले मैं एक वैज्ञानिक की चर्चा यहाँ ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि उनके बिना इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करना बहुत मुश्किल था। माइकल फैराडे, जिन्होंने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का रूल दिया था, उन्होंने बहुत साधारण सी बात कही, बहुत अच्छी, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी कि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी, मान लीजिए यहाँ पे हम आपको डायग्रामेटिकली डायरेक्टली समझाते हैं क्या होगा। उन्होंने कहा था कि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी कंडक्टिंग मटेरियल को घुमाते हैं तो उसके अंदर एक करंट इंड्यूस होता है। अब मान लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं दो चुंबक हमने लगाए हैं और यहाँ पे कंडक्टिंग मटेरियल है कॉपर का, देख सकते हैं कॉपर का तार है। तो अब इसमें हम इसको मैकेनिकली घुमाएंगे। देखिए आपको ये ज़रूर समझना होगा जनरेटर करता क्या है। जनरेटर का क्या कार्य है, सबसे प्रमुख कार्य है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का, यानी वो मोटर के विपरीत कार्य करता है। अब आइए हम इसके द्वारा, इस प्रदर्शनी के द्वारा आपको ये समझाते हैं। इसके अंदर जो करंट इंड्यूस होगा उसको देखने के लिए हमने एक यहाँ मिली एमीटर का यूज़ किया है। अब ध्यान से देखिएगा, जब मैं इसको मैकेनिकल यानी अपने हाथ से इसको घुमाऊंगा तो क्या इसके अंदर कोई करंट इंड्यूस होता है इस कॉपर के तार के अंदर, और इसके दो सिरों को हमने इसके साथ जोड़ दिया है। आइए देखते हैं। आप देख सकते हैं जैसे मैं इसको घुमा रहा हूँ इसके अंदर फ्लक्चुएशन हमको देखने को मिल रही है, यानी कि इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब हम इस कंडक्टिंग मटेरियल को घुमा रहे हैं तो इसके अंदर एक करंट इंड्यूस हो रहा है। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप मैग्नेट को रखकर कंडक्टिंग मटेरियल को घुमाएं तो ही इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा। आप ये भी कर सकते हैं कि आपने कंडक्टिंग मटेरियल को स्थिर कर दिया, एक जगह रख दिया, और फिर आपने उसके अंदर चुंबक को घुमाया तो भी ये कार्य करेगा। ये दोनों ही केसेस में ये सेम तरीके से आप कार्य कर सकते हैं। अब इसको भी समझने के लिए हमने यहाँ एक मिली एमीटर लगा दिया है। आइए अब इसको मैकेनिकल यानी यांत्रिक ऊर्जा देकर घुमाते हैं और देखते हैं कि क्या इस कॉपर वायर के अंदर करंट बन सकता है या नहीं। आइए देखते हैं। देखिएगा, अब मैं जब इसको यहाँ घुमा रहा हूँ तो आप इसके अंदर कुछ फ्लक्चुएशन देख पा रहे हैं। यहाँ पे आप मिली एमीटर को ध्यान से देखें तो आप देख पाएंगे बहुत कम मात्रा में ही सही, लेकिन इसके अंदर एक कॉपर वायर के अंदर एक करंट बन रही है, एक करंट इंड्यूस हो रही है। तो इन दोनों कार्य प्रणाली को आप देख के समझ सकते हैं कि किस प्रकार एक जनरेटर कार्य करता है। अब जनरेटर का उपयोग हम कहाँ करते हैं? आपने देखा होगा किसी भी शादी में या बर्थडे पार्टी में जनरली हम देखते हैं कि जब भी लाइन, खासकर गाँव में, ग्राम के इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में लाइन जब भी कट जाती है तो वहाँ जनरेटर की बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग हमें कहते हैं कि आप वहाँ जाएं, उसको बहुत तेज़ी से घुमाएं और वो लाइट की जो सप्लाई है वो कंटिन्यूस हो जाएगी, जलने लगेगी। और हमने ये देखा भी है कि जब भी हम उसको हाथ से बहुत तेज़ी के साथ उसके हैंड को घुमाते हैं, यानी मैकेनिकल एक फोर्स देते हैं, तो वो उसके अंदर बहुत सारी सिस्टम के द्वारा, जैसे कि मैंने आपको बहुत आसानी से इसको समझाने की कोशिश की है, वो उसके अंदर करंट इंड्यूस होता है और सप्लाई जो है हमारी जारी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ये भी समझनी होगी कि यहाँ पर भी जो बल की दिशा है वो हम कैसे समझेंगे। इसको समझने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के रूल का उपयोग हम करते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का रूल हमें क्या बताता है? अगर हम अपने हाथ को ऐसे कर लें
तीनों को परपेंडिकुलर रखें तो हमारा ये जो उंगली है, जो हमारा जो इंडेक्स फिंगर है, वो हमारे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को बताती है। ये हमारे करंट की दिशा है और ये हमारा बल है। आइए एक यहाँ स्ट्रक्चर के द्वारा, ये हमारा जो डायग्राम बना हुआ है, इसके द्वारा मैं आपको इसके दिशा को समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा जो मैकेनिकली जिसको हम घुमा रहे थे, हमारा जो करंट कंडक्टिंग मटेरियल है, अब मान लीजिए हम इसको घुमा रहे हैं और हमारा जो बल है, हमारा जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, वो तो नॉर्थ से साउथ की तरफ ही जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं हमारा जो करंट है वो अंदर की तरफ बन रहा है, तो ये हमारा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, ये हमारा करंट अंदर की तरफ बन रही है, यानी जो हमारा बल है वो ऊपर की तरफ था। इसी के विपरीत अगर हम बात करें, करंट हमारा बाहर की तरफ आ रही है, ये हमारे करंट की दिशा है, ये हमारा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, तो ये जो उंगली है ये हमारी बल की दिशा को बता रही है। तो यानी कि हमारा बल जब ऊपर लग रहा है तो करंट अंदर की तरफ, और जब हमारा बल नीचे की तरफ लग रहा है तो करंट बाहर की तरफ बन रही है। इस प्रकार इस प्रोसेस के द्वारा इसके अंदर यानी कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर करंट इंड्यूस होता है और हम मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसको कन्वर्शन को करते हैं। तो इन दोनों मॉडल्स के माध्यम से हमने मोटर और जनरेटर को आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। हम आशा करते हैं आप इसको समझ पाए होंगे। स्कूल में जो भी हम प्रोजेक्ट्स करते हैं या कोई भी आने वाले समय में जो आप प्रोजेक्ट्स करेंगे, इसमें इस कॉन्सेप्ट को आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। इस आशा के साथ मैं इस सेशन को यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र की ओर से मैं मोहम्मद आफ्ताब हुसैन एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज पिछले सीरीज़ की तरह इस बार भी हम मशीनों की बात करेंगे। मशीनें हमारे जीवन को आसान कैसे बनाती हैं, ये सवाल के जवाब में हम बहुत सारे ऐसे उपकरण आपको दिखा रहे हैं जिन मशीनों के द्वारा हमारा जीवन बड़ा ही आसान बन जाता है। देखिए, बचपन में खासकर जिन इलाकों से हम आए, हम लोग भी ग्रामीण इलाकों से आए हुए बच्चे हैं, हमारे घरों में अक्सर ये देखने को मिलता है कि कोयले से खाना बनाया जाता है या कभी लकड़ियों से खाना हम बनाते हैं। न सिर्फ घरों में, बड़े बड़े पावर प्लांट में कोयले को जलाकर विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। लेकिन कोयला एक जीवाश्म है जो कि बहुत सालों के ज़मीन में नीचे दबे रहने के बाद वो एक जीवाश्म में परिवर्तित हुआ और उसको जला के आज हम ऊर्जाओं में उसको परिवर्तित करते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि कोयला एक गैर परंपरागत स्रोत है। बहुत ज़्यादा यूज़ करने के बाद, उपयोग करने के बाद, हो सकता है कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद ये ख़त्म हो जाए। लेकिन तब हम क्या करेंगे? ऊर्जा कहाँ से लाएंगे? इस सवाल को इसका जवाब हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। लेकिन एक तरफ अगर हम देखें तो हमारे पास परंपरागत स्रोत भी हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वार भाटा। ये तरीके की जो ऊर्जाएं हमें प्राप्त होती हैं जो शायद कभी ख़त्म ना हो, इनका स्रोत हमें हमेशा प्राप्त होता है। और दूसरी बात, इनके द्वारा कोई प्रदूषण नहीं होता। तो कहीं ना कहीं हमें परंपरागत स्रोतों को उपयोग करना होगा। लेकिन कैसे? वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोचने वाली एक घटना है। आज इसी दिशा में हम सोलर पैनल, सोलर सेल की बात आपसे करेंगे। किस प्रकार ये कार्य करता है और किस तरीके से ये हमारे कार्य को आसान बनाता है। और ये विद्युत ऊर्जा, रोशनी की जो हमारी ऊर्जा होती है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फोटोवोल्टेइक इफेक्ट की हम बात करेंगे आपसे। लेकिन इस प्रोसेस को आइए हम समझाते हैं, बहुत डिटेल में, बहुत करीब से आपको हम समझाते हैं। समझाने से पहले आप यहाँ देख सकते हैं कुछ सोलर सेल हमने यहाँ बनाए हैं और एक ब्लोवर को हमने अटैच कर दिया है इस सोलर सेल के साथ। लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं कि जब इसकी लाइट को हम बढ़ाकर, इसकी यहाँ रोशनी जो लगी हुई है उसको हम थोड़ा बढ़ा कर दिखाते हैं। आप देखिएगा उसमें क्या चेंजेस होते हैं। जब मैं रोशनी को कम कर रहा हूँ तो आप देखिएगा ब्लोवर बहुत नीचे, हल्की हल्की रोशनी को बढ़ाने पर ये ब्लोवर आस्ते आस्ते ऊपर जा रहा है। देख सकते हैं आप लोग। सोलर सेल पर जो गिरने वाला प्रकाश है वो विद्युत ऊर्जा में बदल जा रहा है, प्रवाहित हो रहा है। वो एक ट्रांसफॉर्मेशन उसको हम देख पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये कार्य कैसे करता है? सूरज की किरणें, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, ये मान लीजिए हमारा सोलर सेल है।
सूरज की किरणें जब इस पर पड़ती हैं तो इसके जो छोटे छोटे फोटोवोल्टाइक सेल होते हैं उसमें एक वोल्टेज क्रिएट होता है, बनता है। उसके बाद वो जो हमारा एक वोल्टेज क्रिएट हुआ बहुत छोटे छोटे सेल से मिलकर बना होता है, लेकिन काफ़ी सारे सेल को जोड़कर हमारे जो वोल्टेज डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और वो हमें एक डायरेक्ट करंट यानी डीसी करंट देता है। लेकिन हम डीसी करंट को उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए हम एक इन्वर्टर के द्वारा उस डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके बाद हम एक ब्रेकर बॉक्स को यूज़ करके उस ऊर्जा को जो हमने बनाई है सौर ऊर्जा से, जो हमने विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया है, उसको हम अपने घरों के जो अप्लायंसेस होती हैं, जो उपकरण होते हैं, उसको देकर उसे हम उपयोग करते हैं। लेकिन एक बात सोचने वाली है, मान लीजिए सूर्य की ऊर्जा बहुत ज़्यादा अगर हमें मिल रही है तो इससे बहुत सारी सौर ऊर्जा से हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन जितना हम उपयोग कर पाते हैं उतना ही करेंगे, तो बाकी ऊर्जा का हम क्या करेंगे। पहले के समय में क्या होता था कि जो बाकी की ऊर्जा होती थी वो पावर ग्रिड में, जहाँ पे पावर को स्टोर किया जाता है, वहाँ चली जाती थी। लेकिन अभी के समय में हम सोलर बैटरी का उपयोग करते हैं, जहाँ पे हम अपनी एक्सेस जो हमारी एनर्जी जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, उसको हम स्टोर करते हैं और उसको समय आने पर हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये एक मोटा मोटा मैंने आपको बताया कि किस प्रकार ये पूरी प्रणाली कार्य करती है। ठीक है, हमारे जो सोलर पैनल की। लेकिन अब हमें ये समझना होगा कि इसमें किस तरीके के मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं। देखिए, इसमें हम खासकर दो ऐसे मैं मटेरियल्स का नाम लूँगा जो आपने शायद सुना होगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये हमने आवर्त सारणी में इसके नाम सुने हैं, पढ़े हैं। सिलिकॉन एक तरीके का एक अर्धचालक है, एक सेमीकंडक्टर है, जो पार्टिकुलर टेम्परेचर पे वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट उसके अंदर होती है और वो हमें एक अच्छा खासा करंट प्रोवाइड कराती है। तो इस तरीके के छोटे छोटे सेल से मिलकर ये हमारे सोलर सेल बने होते हैं। और जैसे हम इसमें आप देख रहे हैं, मैंने शुरू में आपको दिखाया कि जैसे इस पर लाइट पड़ती है तो ये इसको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल सप्लाई देती है और आस्ते आस्ते जो ब्लोवर है और ज़्यादा अच्छे से काम कर पाता है और ऊपर की तरफ को उठ पाता है। लेकिन आपको ये मैं बताना चाहूँगा अपनी तरफ से, भारत में अभी तक आपको शायद जानकर ये खुशी होगी कि करीबन 42 से 43 सोलर पावर प्लांट बनाए गए हैं। क्यों? ताकि हम सौर ऊर्जा को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर सकें और परंपरागत स्रोतों का उपयोग करें, जिससे हम अपने परिवेश को शुद्ध रख सकें और साफ रख सकें। ठीक है, आइए अब इसी दिशा में मैं आपको एक और मशीन के बारे में बताना चाहूँगा जो आपने ज़रूर सुना होगा और इसका उपयोग ज़रूर किया होगा। मैं बात कर रहा हूँ स्मार्टफोन्स की। हमने चाहे जितने भी घर क्यों ना हो, पूरे विश्व की अगर हम बात करें, हर जगह फ़ोन उपयोग किए जाते हैं, चाहे वो छोटे फ़ोन हो, बड़े फ़ोन हो या स्मार्टफोन हो। लेकिन स्मार्टफोन की परिभाषा क्या है, उसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? साधारण तौर पे अगर हम आपको बताएं, स्मार्टफोन एक ऐसा उपकरण है जो हमारी कंप्यूटिंग सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाता है और हमारी कनेक्टिविटी को, जोड़ने की क्षमता को बढ़ा देता है। उदाहरण स्वरूप मैं आपको अगर बताऊं, पहले हम 1G यानी 1 जनरेशन का जो सिस्टम, कनेक्टिविटी सिस्टम वो उपयोग करते थे। उसके बाद हम 2G में आए, फिर हम 3G में गए, अब 4G में आ गए हैं। अब हम 5G की बात करते हैं, यानी 5th जनरेशन की बात करते हैं। यानी हमारी जो कनेक्टिविटी है वो आस्ते आस्ते बढ़ती गई है। आपने अपने फ़ोन में अक्सर ये देखा होगा कि हम 4G का नेटवर्क दिखाते हैं और उसके बगल में VOLTE वोल्ट लिखा होता है, आपने ज़रूर देखा होगा। ये वोल्ट क्या है? इसे हम अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो बेसिकली इसे वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन कहा जाता है, जो इंटरनेट की मदद से हमारे कनेक्टिविटी को अच्छा बनाता है, हमारे कॉलिंग सिस्टम को भी अच्छा कर देता है। लेकिन मैं बात आज सिर्फ स्मार्टफोन की करूँगा। अगर हम इसके इवोल्यूशन की बात करें तो ये पाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये 30 से 40 साल पुराना एक इतिहास है स्मार्टफोन का। फ़ोन तो खैर बहुत पहले से आए, लेकिन स्मार्टफोन की अगर हम पार्टिकुलरली बात करें, ऐसा यहाँ दिखाया गया है कि पहला जो कॉल किया गया था, आप यहाँ देख सकते हैं, द फर्स्ट कॉल ऑन मोबाइल फोन वाज मेड बाय मोटोरोला बाय डॉक्टर मार्टिन कूपर इन 1973। 1973 में पहला कॉल किया गया था। उन्होंने अपने एक मित्र को फ़ोन किया था अपने ऑफिस से, जब उन्होंने ये उपकरण बनाया। इसके बाद अगर हम बात करें 1993 में फर्स्ट स्मार्टफोन आया था। आप यहाँ पढ़ सकते हैं, IBM के साइमन जिन्होंने ये पहला स्मार्टफोन बनाया था 1993 में। उसके बाद बहुत सारे सिस्टम आस्ते आस्ते आए। अगर हम बात करें ब्लूटूथ, आपने ब्लूटूथ का नाम ज़रूर सुना होगा, जो कि हम किसी डाटा शेयरिंग में यूज़ करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 2001 में यहाँ पे मॉडल नंबर भी हमने लिखा हुआ है, एरिक्सन T39 रिलीज़ की गई थी, जिसमें पहला ब्लूटूथ सिस्टम यूज़ किया गया था। लेकिन ये बात हम ब्लूटूथ की या हम स्क्रीन की टच की बात नहीं करेंगे। हम बात ये कर रहे हैं कि एवोल्यूशन आखिर ऐसा आस्ते आस्ते हुआ कैसे। सिस्टम आते गए, परिवर्तन होते गए, चीज़ें और बेहतर होती गई। पहले के स्मार्टफोन्स में सिर्फ टच की फैसिलिटी होती थी,
या हम बात करें तो हमारा बेसिकली जो हमारा कैमरा सिस्टम यूज़ करते थे, चाहे वो वीडियो सिस्टम होती थी। लेकिन अभी के मोबाइल फ़ोन्स में जो हमारे स्मार्टफोन्स होते हैं उसमें ना सिर्फ वीडियो की बात, ऑडियो की बात हम करते हैं, बल्कि हम वाईफाई यानी वायरलेस फिडेलिटी की बात करते हैं, हम GPS ट्रांसमिशन की बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस आ गए हैं जिनको हम उपयोग कर पाते हैं। यानी कि आस्ते आस्ते स्मार्टफोन्स और डेवलप हो रहे हैं, लेकिन इनके पीछे विज्ञान है। कैसे? आपने रसायन विज्ञान का नाम ज़रूर सुना होगा। उसमें हम आवर्त सारणी पढ़ते हैं, जिसे दिमित्री मेंडलीव ने 1869 में दिया था। बहुत सारे एलिमेंट्स की उन्होंने बात की थी वहाँ पे। लेकिन आपको शायद जानकर हैरानी होगी, अभी एक बॉडी, इंटरनेशनल बॉडी है जिसे हम IUPAC कहते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। वो ये बताते हैं कि कौन कौन से तत्व हमारे नेचर में पाए जाते हैं। फिलहाल उन्होंने 118 तत्वों की लिस्ट दी है। 118 तत्व हैं जिनसे कहीं ना कहीं हम खुद भी बने हुए हैं, लेकिन उसमें से ऐसे 30, लगभग 30 ऐसे एलिमेंट हैं जिनका उपयोग हम इस छोटे से फ़ोन में करते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इतने सारे तत्वों का उपयोग हम बस एक छोटे से स्मार्टफोन में करते हैं। कैसे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। हमारा जो टच स्क्रीन होता है मोबाइल, हमारे स्मार्टफोन का जो टच स्क्रीन होता है, बड़ा स्मूथली काम करता है। आपने कभी ये सोचा कि वो किस चीज़ का बना होता है? मैं आपको बताना चाहूँगा। उसमें ज़्यादातर जो हमारे टच स्क्रीन होते हैं वो एल्यूमिनियम सिलिकेट ग्लास के बने होते हैं, जो कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड से मिलकर बने होते हैं, और उन पे इंडियम टिन ऑक्साइड की एक लेयर बनी होती है जिससे वो बहुत अच्छे से काम कर पाता है। सिर्फ यही नहीं, मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी देना चाहूँगा। मोबाइल में आप देखेंगे जो बैटरीज हम यूज़ करते हैं, आपने नाम ज़रूर सुना होगा, लिथियम आयन बैटरी की हम बात करते हैं। लिथियम भी तो एक एलिमेंट ही है, एक तत्व है। इसके अलावा जो हमारे इलेक्ट्रॉनिकल चिप होते हैं, जैसे माइक्रोचिप की हम बात करते हैं, मैंने आपको कुछ देर पहले भी बताया, सेमीकंडक्टर्स, सिलिकॉन के साथ हम ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाते हैं, प्रतिक्रिया माइक्रोचिप्स के लेयर पे यूज़ करते हैं। सिर्फ यही नहीं, मोबाइल के अंदर जो वायरिंग की जाती है उसमें हम कॉपर, गोल्ड, टेंटेलम, इस तरीके के एलिमेंट्स का उपयोग करते हैं, तत्वों का उपयोग करते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा। हमारे जो फ़ोन का जो स्पीकर होता है या माइक्रोफोन होती है, उसमें भी हम बहुत सारे तत्वों का उपयोग करते हैं। आपने नेओडायमियम मैग्नेट्स का नाम कभी अगर सुना हो, जिसकी एटॉमिक नंबर 60 होती है, 60 होती है, वो भी बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है। वैसे हम नेओडायमियम का उपयोग हम अपने नॉर्मल प्रोजेक्ट में भी करते हैं। इसके अलावा आयरन बोरोन की एक मिश्र धातु होती है जिसको हम यूज़ करके इस तरीके के मैग्नेट्स बनाते हैं और इसका उपयोग करते हैं। और आखिरकार मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दूं, हमारे जो स्क्रीन के कलरफुल इमेजेस हमें देखने को मिलती हैं, उसके पीछे भी एक टेक्नोलॉजी होती है। उसमें भी हम कुछ तत्वों का उपयोग करते हैं, जैसे टर्बियम, डिस्प्रोशियम, वाइट्रियम, इस तरीके की तत्वों का उपयोग करके हम इस छोटे से फ़ोन को इतने बड़े पैमाने पे इतने अच्छे टेक्नोलॉजीज़ के साथ बना पाते हैं। तो मैं इस स्मार्टफोन के माध्यम से आपको ये बताना चाहूँगा कि ये बताने की मेरी कोशिश थी कि किस प्रकार ये रासायनिक तत्व हमारे जीवन को बहुत ही अच्छा बना पा रही हैं। समय के साथ इसमें और परिवर्तन होते जा रहे हैं, रिसर्च वर्क हो रही हैं। ये सब बताने के पीछे का कारण सिर्फ एक है, ताकि आप इन विषयों में बहुत ज़्यादा रुचि लें, रसायन विज्ञान और सभी विज्ञानों को अच्छे से समझें और आगे चल के अपने भविष्य इन्हीं सभी क्षेत्रों में बनाएं। इस छोटी सी बात के साथ मैं ये सेशन यहीं पे ख़त्म करूँगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आइए जाने कोरोना वायरस या कोविड-19 से बचाव के लिए हाथ धोने की प्रक्रिया। सबसे पहले हम पानी लेंगे, हाथ को भिगोएंगे, फिर हम साबुन लेके झाग बनाएंगे। झाग बनाने के बाद अच्छे से हाथ धोने के लिए हमारे 8 चरण हैं, जिसमें सबसे पहला चरण दोनों हथेलियों को गोला करते हुए हम रगड़ेंगे। दूसरा चरण, इसमें हम बाएं हाथ की हथेली दाएं हाथ की हथेली के ऊपर रख के उंगलियों को फंसाते हुए रगड़ेंगे। इसी प्रकार दूसरे हाथ में दोहराएंगे। तीसरा चरण, इसमें हम दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाते हुए रगड़ेंगे। चौथा चरण, जिसमें हम बाएं हाथ के अंगूठे को दाएं हाथ से पकड़ेंगे और गोल करते हुए रगड़ेंगे। इसी प्रकार हम दूसरे हाथ में इसे दोहराएंगे। पांचवा चरण, इसमें हम दोनों हाथों की उंगलियों को इस प्रकार फंसाएंगे और इसे ऊपर नीचे रगड़ेंगे। छठा चरण, जिसमें हम हथेली में हम दाएं हाथ की उंगलियों को गोल करते हुए रगड़ेंगे।
इसी प्रकार हम दूसरे हाथ में भी इसे करेंगे। 7वां चरण, जिसमें हम कलाई को रगड़ेंगे नीचे की तरफ। इसी प्रकार हम दूसरे हाथ में भी दोहराएंगे। 8वां चरण, हम पानी से साबुन को धोएंगे। यह प्रक्रिया हम 20 सेकेंड तक अच्छी तरह से करेंगे। फिर हम किसी साफ टॉवल और टिश्यू से हाथों को पोंछ लेंगे। नमस्कार मेरे नन्हे साथियों, आप लोग सही अच्छे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। आज फिर से श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र की ओर से मैं मोहम्मद आफ्ताब हुसैन अपनी मशीनों के सीरीज़ में आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज फिर से कुछ नई मशीनों की बात हम आपसे करेंगे और मुझे उम्मीद है आप इसको सुनकर समझकर आपको बेहद मज़ा आएगा। उदाहरण स्वरूप मैं उदाहरण के साथ ही अपने इस वीडियो को शुरू करना चाहूँगा। आजकल आपने देखा होगा जब भी हम किसी दुकान पर कोई सामान खरीदते हैं, हमसे ये कहा जाता है कि आप कैशलेस ट्रांजैक्शन कीजिए, है ना। यानी आप करेंसी को ना यूज़ करके आप अपने फ़ोन से ही पेमेंट कर दीजिए, जिसमें हम बहुत सारे एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन क्या है वो सब आपको पता है। वहाँ पर आपने देखा होगा एक कोड लगाई जाती है जिसको आप स्कैन करते हैं और फट से आपका पेमेंट हो जाता है। सिर्फ यही नहीं, आपने गाँवों में तो खास कर ना, मगर शहरों में आपने अक्सर ये देखा होगा कि जो बड़े बड़े दुकानें होती हैं, मॉल होते हैं, उसमें जब हम बहुत सारी चीज़ें खरीद कर जब कैश काउंटर पे जाते हैं, बहुत सारे सामान होते हैं, भीड़ बहुत लगी होती है, तो कैशियर का काम बहुत बढ़ जाता है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो कैसे फटाफट लोगों का बिलिंग कर पाए और उसे आगे बढ़ा पाए। वो करता क्या है, आपने देखा होगा किसी भी प्रोडक्ट के पीछे में एक कोड लगी होती है। वो एक ऑप्टिकल रीडर लेकर उसको स्कैन करता है और वो एक बीप की आवाज़ आती है और उसके बाद वो नीचे रख देता है और उसकी स्क्रीन पर, जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है, उसका अमाउंट चला आता है। आपने देखा होगा। ऐसे सिस्टम को आप कैसे समझेंगे? समझना तो चाहिए क्योंकि हम इसका उपयोग करते हैं। बेसिकली वो जो मॉल की उदाहरण मैंने आपको दी है, वहाँ पे जो कोड हम यूज़ करते हैं उसको हम बार कोड कहते हैं। बार कोड क्या होती है, ये नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। यहाँ पे हमने परिभाषित किया है बार कोड को। एक बार कोड किसी वस्तु की पहचान सुनिश्चित करने के लिए डाटा की काली और सफ़ेद, फिर से मैं आपको बताऊं, डाटा की काली और सफ़ेद समानांतर रेखाएं होती हैं। एक रेखाओं से वो बनी होती हैं जिसकी सहायता से किसी भी जो हमारा डिटेल होता है, उस प्रोडक्ट का जो भी हम डिटेल होता है वो हम निकाल पाते हैं। अब अगर मैं आपको बोलचाल की भाषा में समझाऊं, बार कोड एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ब्लैक एंड वाइट यानी काली और सफ़ेद लाइन की समानांतर रेखाएं बनी होती हैं, एक क्षैतिज रेखाएं बनी होती हैं जो कि हॉरिजॉन्टल वे में उसका स्कैनिंग करके उसके डिटेल्स को निकालते हैं। उसके अंदर कुछ डाटा स्टोर होती है, उसके अंदर कुछ डाटा जो है वो छुपी हुई होती है। उस ऑप्टिकल रीडर की मदद से हम उसको बाहर निकालते हैं, उसको स्कैन करके उसकी वैल्यूज़ को, उसके जो भी डिटेल्स हैं उसको बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान में, अगर आपने कभी देखा हो, उसके नीचे एक 12 डिजिट्स के कोड होती है, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। उसे हम यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड कहते हैं। उसमें जो शुरू के 6 नंबर होते हैं वो किसी भी कंपनी के एक पार्टिकुलर कोड होती है। उसके बाद के जो 5 कोड होते हैं वो उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी डिटेल्स को बताती है, और लास्ट का जो कोड होता है वो एल्गोरिदम में फिट करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। इस तरीके से वो 12 डिजिट्स को यूज़ करके हम किसी भी कंपनी के पार्टिकुलर डिटेल्स को निकाल सकते हैं। इसलिए बार कोड का उपयोग हम बहुत ज़्यादा व्यापक रूप में करते हैं। लेकिन बार कोड के साथ एक समस्या है कि वो अपने जितने भी उस जगह को घेरती है उसमें बहुत कम मात्रा में स्टोर कर पाती है इन्फॉर्मेशन को। इसलिए हमें एक और सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। लेकिन मैं आपको बार कोड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा। बार कोड 1951 में 2 साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया था, जिनके नाम थे नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड और बर्नार्ड सिल्वर। वैसे तो उन्होंने ये काम 1948 से 1949 में शुरू कर दिया था, लेकिन उनको पेटेंट मिलने में 2-3 साल लग गए। इसलिए उनको ये जो पेटेंट मिला वो 1951 में मिला। लेकिन बारकोड का उपयोग तभी शुरू नहीं हुआ था, उसका उपयोग लगभग 1974 से 75 यानी 22 से 23 साल के बाद, 24 साल के बाद उसका उपयोग मार्केट में आया, शुरू हुआ और व्यापक रूप से उसका उपयोग किया गया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, वो ज़्यादा जगह में बहुत ही कम मात्रा में स्टोर कर पाती है इन्फॉर्मेशन को। इसलिए हमें एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत पड़ी जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर कर पाएँ। इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको मैं बताना चाहूँगा एक और कोड के बारे में, जिसे हम QR कोड या क्विक रिस्पांस कोड कहते हैं। आपको मैं यहाँ दिखाना भी चाहूँगा।
यहाँ पे QR कोड के बारे में डिटेल्स यहाँ दिखाई गई हैं। QR कोड के बारे में हम कैसे शुरू करेंगे, कैसे वो उसकी एवोल्यूशन हुई, कैसे वो आगे बढ़ा। 1994 में जापान में एक कंपनी ने इसे बनाया था जिसका नाम था डेंसो वेव। उसके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी टीम को मिलकर इसको बनाया था। उन साइंटिस्ट का नाम था मासाहिरो हारा, उनका यही नाम था। उन्होंने, जैसे उसके पीछे भी एक कहानी है, एक दिन वो बीच पे बैठे हुए थे और अब एक लकड़ी से वो लंबी लंबी या चौड़ी चौड़ी रेखाएं टान रहे थे। उस वक्त उनको इस चीज़ का आइडिया आया और उन्होंने QR कोड को बना दिया। लेकिन QR कोड के साथ फ़ायदा क्या है, ये एक वर्गाकार स्ट्रक्चर होती है, जैसे इसको डेफिनेशन भी यहाँ पे दी गई है। QR कोड ये त्वरित प्रतिक्रिया संकेत वाली एक वर्गाकार संरचना है जिसमें सफ़ेद और काले रंग से बने विशेष प्रारूप होते हैं। QR कोड को विशिष्ट जानकारी के सांकेतिक चिन्हों में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। मैंने आपको जैसा कि बताया, एक वर्गाकार स्ट्रक्चर होती है, एक स्क्वायर स्ट्रक्चर होती है जिसमें वाइट लाइंस और ब्लैक लाइंस तो बनी होती हैं, लेकिन ये एक वर्गाकार स्ट्रक्चर में, एक स्क्वायर स्ट्रक्चर में होती हैं और ये ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर करती हैं। इनके साथ बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा स्टोर करती है। दूसरा, किसको आप 360 डिग्री एंगल से स्कैन करें तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये पाएंगे कि अच्छे से स्कैन हो जाता है। और सब, जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात कि ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर पाती है। अगर हम डिजिट्स की बात करें तो करीबन 7000 डिजिट्स को लगभग में बताया जाता है कि स्टोर कर सकती है, और करीबन 4000 टेक्स्ट को, यानी वर्ड्स एग्जैक्टली नहीं कहूँगा, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो, उसको ये स्टोर कर पाती है। लेकिन बार कोड के और QR कोड के अगर हम बेसिक डिफरेंस निकालें, QR कोड जैसे भी जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करते हैं, कोई भी जो प्रोडक्ट हम उसके अंदर की जो इन्फॉर्मेशन उसको स्टोर करना चाहते हैं वो कर पाती थी। लेकिन QR कोड के साथ और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये सिर्फ प्रोडक्ट कोड के बारे में डिटेल्स नहीं देगा आपको। अगर आप मान लीजिए किसी URL को उसके अंदर स्टोर करना चाहते हैं, URL क्या होती है? यूनियन रिसोर्स लोकेटर। जो किसी वेबसाइट को अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो URL के द्वारा आप उसे ढूंढ सकते हैं। न सिर्फ URL, किसी भी एप्लीकेशन, किसी बुक को आप ढूंढना चाहते हैं, या फिर कोई किसी कंपनी के पूरे डिटेल्स को आप जानना चाहते हैं, बस एक QR कोड के माध्यम से आप उसे समझ पाते हैं, जान पाते हैं। लेकिन अब इसके पीछे थोड़ा हमें समझना होगा कि QR कोड को उन्होंने प्राइमरीली क्यों बनाया था। डेंसो वेब की जो कंपनी थी जिन्होंने इसको बनाया था, उन्होंने साधारण तौर पे उस वक्त की जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ होती थी, यानी जो गाड़ियाँ बनाती थी, उसके गाड़ियों को ट्रैक करने के लिए इस QR कोड को बनाया था। और उसके बहुत सालों बाद तक भी इसका उपयोग बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। 12-15 सालों के बाद जो मोबाइल इंडस्ट्रीज़ में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा तौर पे करना शुरू हो गया। जितने भी कंपनीज होती थी वो अपने प्रोडक्ट्स के डिटेल्स को किसी QR कोड को बनाकर कहीं एक जगह दे देती थी, जिसको स्कैन करके आप उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते थे। और ऐसे ही धीरे धीरे करके मार्केटिंग इंडस्ट्रीज़ में एक रिवोल्यूशन आया, क्रांति आई, और आज लगभग हर जगह आप QR कोड का उपयोग या बार कोड का उपयोग देखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम QR कोड के आने के बाद हम बार कोड का उपयोग बंद कर देंगे, नहीं, ये अपनी अपनी जगह पे अपने अपने रोल को प्ले करती हैं। लेकिन साथ ही साथ इन दोनों के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। एक और बात जो आपको ये समझनी होगी कि जो बार कोड है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टली वर्क करता है, यानी कि 1 डायमेंशनल वर्क करता है। लेकिन जो QR कोड है हमारा, वो 2 डायमेंशनल वे में काम करता है। आइए अब मैं आपको स्क्रीन के द्वारा ये समझाता हूँ कि QR कोड कार्य कैसे करता है। आप यहाँ देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ QR कोड बने हुए हैं। आप ज़रा स्क्रीन पे यहाँ फोकस करें तो आपको ये दिखेगा, यहाँ बहुत सारे QR कोड बने हुए हैं। अब जो पहला QR कोड है, जैसे ही मैं इसको यहाँ पे स्कैन कर रहा हूँ, आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ बिहार की जो वेबसाइट है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ चली आ रही है। ये URL को स्कैन करके वापस उस सिस्टम में दे पा रहा है जहाँ पे ये निकल आ रही है। इसके अलावा अगर हम दूसरे QR को स्कैन करें, आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ चली आ रही है, बस हमें स्कैन करना है। और अगर हम तीसरे इस QR कोड पे जाएं तो ये हमारे श्री कृष्ण साइंस सेंटर पटना का जो वेबसाइट है उसकी जो URL है वो स्कैन करके स्टोर हो रही है। उसके बाद सर्वर से कनेक्ट करके इसको हम यहाँ दिखा पा रहे हैं। लेकिन ये तो था बार कोड का सिस्टम, QR कोड का सिस्टम। अब हम बार कोड के सिस्टम को कैसे समझेंगे? इसके द्वारा यहाँ पे मैं ज़रा आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ हमारे जो सिस्टम है, जो भी मशीन उस बार कोड को स्कैन करती है उसको ऑप्टिकल रीडर मशीन कहा जाता है। बेसिकली वो ऑप्टिकल रीडर मशीन क्या करती हैं, उस प्रोडक्ट को स्कैन करती हैं, उससे जो लाइट वेव्स निकलती हैं वो एक मशीन के द्वारा एक दूसरे सिस्टम में जाती हैं जहाँ वो एनालॉग वे में कन्वर्ट हो जाते हैं। एनालॉग सिग्नल में वो कन्वर्ट होकर एक कन्वर्टर के द्वारा वो डिजिटल सिस्टम में चेंज होती है। उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना होगा, एक डिकोडर हम यूज़ करते हैं जो उस हमारा जो डिजिटल
हमारी जो सिग्नल होती है उसको कन्वर्ट करती है एक टेक्स्ट में। वो टेक्स्ट के बारे में भी थोड़ी मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं। एक टेक्स्ट होती है जिसको हम ASCII कहते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये एक यूनिवर्सल कोड मानी जाती है। ये बेसिकली बाइनरी डिजिट्स को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का काम करती है, और भी बहुत सारे इसके काम हैं। बेसिकली ये डिजिटल सिग्नल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक कोड बनाई गई थी जिसको ASCII से अप्रूव किया जाता है। तो बेसिकली इस प्रकार होता ये है कि बार कोड में जब भी हम किसी मटेरियल को स्कैन करते हैं वो सर्वर की डिटेल निकाल के कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखा देती है। तो इस प्रकार ये QR कोड और बार कोड काम करते हैं। मैं आशा करता हूँ ये चीज़ें आप तक मैं अच्छे से पहुँचा पाया हूँगा, और इस प्रकार इन कॉन्सेप्ट को समझना और इनको अपने जीवन में उपयोग करना, यही हमारी मशीनों का कार्य है। और इसके द्वारा हमारे जीवन में बहुत आसानी से हम अपने जीवन को जी पाते हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे काम हम कर पाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगेंगे, समझ में आई होंगी। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें इस तरीके की और विभिन्न प्रकार की मशीनों को या इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाव के लिए देश भर में लॉकडाउन है। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए विद्यालय बंद किए गए हैं। इस परिस्थिति में आपका मोबाइल ही आपका विद्यालय बन सकता है। जी हाँ, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने यूनिसेफ और इकोवेशन के साथ मिलकर उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय की शुरुआत की है। इस ऐप पर आप कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम को पढ़ सकते हैं। सिर्फ पढ़ ही नहीं सकते, बल्कि आपको पढ़ते समय अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है या फिर मन में कोई सवाल आता है तो इस ऐप पर आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, जिसका जवाब उस विषय के विशेषज्ञ द्वारा दिया जाएगा। तो प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय और अपने मोबाइल से ही अपने विद्यालय का अनुभव पाएं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि चाहे कोई भी स्थिति हो, शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। बिहार शिक्षा परियोजना की एक पहल। नमस्कार। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र की ओर से मैं मोहम्मद आफ्ताब हुसैन एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय पर आपसे बात करेंगे, आप यहां देख सकते हैं, इसका टाइटल भी यहाँ लिखा हुआ है, घड़ी कैसे समय बताती है। इस प्रणाली को समझने से पहले हम ये सभी जानते हैं समय हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। हमें समय के साथ चलना चाहिए, ये हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमें कहते हैं। लेकिन क्या लगता है आपको, क्या शुरू से हमने घड़ियों का उपयोग किया था? पहले के ज़माने में आपने देखा होगा हम बेसिकली सनडायल का उपयोग करते थे, जिससे हम समय को भाप पाते थे, लेकिन एग्जैक्ट हम टाइम नहीं निकाल पाते थे। इस दिशा में एक वैज्ञानिक का नाम मैं यहाँ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा। आपने कभी नाम उनका सुना भी होगा, वो इटली से थे, सर गैलीलियो गैलीली। उन्होंने एक घड़ी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन इससे पहले कि वो उसे बना पाए 1642 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन वो काम वहाँ रुका नहीं। उसके ठीक 14 साल के बाद 1656 ईस्वी में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्रिस्टियन हाइगेंस। उन्होंने एक घड़ी बनाई थी जिसे हम लोलक घड़ी या पेंडुलम क्लॉक कहते हैं। आपको याद हो, मैं आपको बता दूं ज़रा अच्छे से, ये 1656 से लेकर ये घड़ी करीबन 1930 तक या 1940 तक इसका बहुत व्यापक रूप पे उपयोग किया गया। बहुत जगहों पे, लगभग सभी देशों में इसका उपयोग किया गया जहाँ तक ये पहुँच सकती थी। लेकिन इस घड़ी के साथ हमें और भी तथ्य समझने होंगे। बेसिकली सबसे पहली बात जो हमें ये समझनी होगी, पेंडुलम की बात जब हम करते हैं, लोलक, वो क्या होती है। आप यहाँ देख सकते हैं, स्ट्रक्चर में हमने दिखाया भी है। जब भी हम किसी धागे से या किसी चीज़ से किसी एक वेट को बांध देते हैं और उसे हम जब कोई एक स्विंग देते हैं तो हम उसका एक समय अंतराल निकालते हैं, एक टाइम पीरियड निकालते हैं। उससे एक समीकरण भी होता है, आपने सुना होगा कि टाइम पीरियड समय अंतराल बराबर 2π√L/g, जहाँ पे L लेंथ है और g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हमने बस भौतिकी विज्ञान में इसके बारे में पढ़ा है थोड़ा बहुत। लेकिन अब हम इस कॉन्सेप्ट को ज़रा समझने की कोशिश करेंगे कि पेंडुलम कार्य कैसे करता है। पेंडुलम का जो क्लॉक है हमारा, वो कैसे कार्य करता है। क्लॉक में देखिए बहुत सारी तंत्र एक साथ कार्य करते हैं। उन तंत्रों के बारे में मैं थोड़ा आपको ब्रीफली बताना चाहूँगा। एक सबसे पहला जो हमने बहुत पहले एक वीडियो में आपको बताया था कि गियर ट्रेन्स हम बहुत सारी मशीनों में उपयोग करते हैं। आप यहाँ अगर स्क्रीन पे थोड़ा ध्यान से यहाँ देखें तो आप यहाँ देखें कि बहुत सारे गियर एक साथ अटैच्ड हैं, है ना। बहुत सारे आप देखेंगे छोटे छोटे सर्कुलर बने हुए गियर्स हैं जो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से अटैच्ड हैं, मिले हुए हैं। इस तंत्र के अलावा
उसमें एक और सिस्टम भी हम यूज़ करते हैं जिसको हम जेनेवा मैकेनिज़्म कहते हैं घड़ियों में। इसके अलावा एक एस्केपमेंट मैकेनिज़्म भी उपयोग की जाती है। आइए मैं आपको ज़रा जेनेवा मैकेनिज़्म के बारे में बताना चाहूँगा। जेनेवा मैकेनिज़्म का सबसे महत्वपूर्ण काम है घूर्णन का जो हमारी रोटेटरी मोशन होती है उसको इंटरमिटेंट रोटेशन में बदलना, यानी कि जो लगातार हम उसको घुमा रहे हैं, घूर्णन गति को रोक रोक कर इसे घुमाना, ये प्रणाली हम घड़ियों में उपयोग करते हैं। इसके अलावा एक मैकेनिज़्म और होता है, इसको हम जैसे कि मैंने आपको बताया था एस्केपमेंट मैकेनिज़्म। एस्केपमेंट मैकेनिज़्म बहुत अच्छे से हमने डिटेल में लिखा हुआ है। बेसिकली एस्केपमेंट एक अनूठा तंत्र होता है जो घड़ी के पेंडुलम को समय समय पर झूलते रहने के लिए मदद करता है। एक बात और, प्रत्येक स्विंग घड़ी के गियर को एक निश्चित मात्रा में आगे बढ़ने के लिए गति देता है, यानी कि ये समय समय पर एक निश्चित मात्रा के साथ घड़ी के तंत्र को आगे बढ़ाता रहता है। आपने ये सुना होगा घड़ी में अक्सर आपने ये ध्यान दिया होगा कि टिक टिक की आवाज़ आती है। वो जो आवाज़ हम टिक टिक की लगातार सुनते रहते हैं वो एस्केपमेंट मैकेनिज़्म का ही एक पूरा प्रोसेस है जिसके द्वारा इसे हम सुन पाते हैं, इस आवाज़ ये हमारी हम तक पहुँच पाती है। यानी कि हमने ये देखा कि गियर व्हील, जेनेवा मैकेनिज़्म या एस्केपमेंट मैकेनिज़्म और भी बहुत सारे तंत्र हैं जिनको मिलाकर एक पूरे लोलक घड़ी को बनाया जाता है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये पेंडुलम कार्य कैसे करता है। पेंडुलम के पहले अगर हम ये समझें तो आप ये जानते हैं कि ऊर्जा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम परिवर्तित कर सकते हैं। यानी कि अगर हम चाहें तो स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, यानी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित कर सकते हैं। जब भी हम इसको एक हाइट तक ले जाते हैं, किसी भी पेंडुलम को हम एक हाइट तक ले जाते हैं तो वहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। जब उसको हम रिलीज़ करते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। और इस प्रकार ये पूरा जो लोलक घड़ी है उसमें इस पेंडुलम का बहुत बड़ा एक रोल आ जाता है। ठीक है, ये तो हमारी कार्य प्रणाली थी पेंडुलम की। लेकिन पेंडुलम क्लॉक के साथ एक समस्या थी बहुत पहले कि गर्मी में क्या होता है, कोई धातु जो होती है उसमें गर्म होने पर उसकी लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाती है। यानी कि जब लंबाई बढ़ेगी तो उसके टाइम पीरियड में भी थोड़ा चेंजेस होगा, उसके समय अंतराल में भी थोड़ा चेंज होता है, वो थोड़ी बढ़ जाती है। इसलिए उस ज़माने में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने क्या किया कि किसी धातु को ना यूज़ करके उन्होंने लकड़ी का उपयोग किया। एंड वी ऑल नो, हम सभी ये जानते हैं कि वुड इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इस वजह से क्या होता है उसमें कोई चेंजेस नहीं आते थे गर्मी के बाद भी, ऊष्मा बढ़ने के बाद भी, और इस प्रकार ये जो घड़ी है वो सही समय हमें लगातार बताता रहा। तो आपने ये देखा कि किस प्रकार ये घड़ी का पूरा तंत्र, ये जो पेंडुलम क्लॉक है ये कैसे कार्य करता है। और ये एक जटिल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, लेकिन आप अगर इसे समझना चाहें तो बहुत आसानी से इसे समझ सकते हैं। तो घड़ी जितने की आसान हमें दिखती है उतनी होती नहीं, ये आपने यहाँ देखा। लेकिन आप इसे समझें और मैकेनिकल कॉन्सेप्ट को, जो भी हमने इसके यहाँ पे आपको थोड़ा बेसिक ब्रीफली बताया, आप उसे ज़रूर एक बार थोड़ली समझने की कोशिश करें। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और अगली मशीन की जिसकी हम बात करेंगे आपसे। आप यहाँ अगर थोड़ा ध्यान से देखें, आप पढ़ने की कोशिश करें तो हमने यहाँ लिखा है एनर्जी सेविंग एंड एनर्जी कंजर्वेशन, यानी ऊर्जा की बचत एवं संरक्षण। ऊर्जा की बात जब भी हम करते हैं तो हमें ये पहले तो दो चीज़ें समझ लेनी होगी कि हमारे पास परंपरागत स्रोत कौन कौन सी हैं और गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन सी हैं। लेकिन चलिए एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको इसको बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ। जब भी आप किसी दुकान में कोई एक बल्ब खरीदने के लिए जाते हैं, आजकल अक्सर आपने ये देखा होगा कि वो आपको एक बल्ब देते हैं जिसे हम LED बल्ब कहते हैं। और आपने ये सुना होगा कि वो हमेशा कहते हैं कि इससे आपको रोशनी भी ज़्यादा मिलेगी और आपको ऊर्जा की जो खपत है वो भी कम होगी, यानी आपके पैसे की जो है वो बचत ज़्यादा होगी। लेकिन ऐसा क्यों? इसके पीछे का कोई ना कोई कारण तो होना चाहिए। LED बल्ब में ऐसा खास क्या है? देखिए, जब भी हम बात बल्ब की करते हैं तो एक साइंटिस्ट का नाम लेना बहुत ज़रूरी है जिनका नाम था थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। उस वक्त जो बल्ब बनाई जाती थी उसमें एक समस्या ये होती थी कि उसके जो वायर्स होते हैं, अंदर के जो फिलामेंट्स होती हैं, जब भी उसमें हम विद्युत प्रवाहित करते हैं वो बहुत तेज़ी के साथ जलती हैं। लेकिन उसमें जलने की एक समस्या उसमें क्या होती है कि रोशनी तो निकलती है लेकिन ज़्यादातर जो ऊर्जा है वो ऊष्मा ऊर्जा यानी हीट एनर्जी बन के बाहर निकल जाती है। यानी कि 100% अगर हम ऊर्जा देते हैं तो करीबन 5% ही हमें रोशनी मिलती है, लगभग 95% ऊर्जा जो है वो हीट एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकल जाती है। यानी हमारी ऊर्जा की बचत ज़्यादा नहीं हो पाती और साथ ही साथ हमें रोशनी भी बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाती। इसलिए बाद के समय में चलकर एक और बल्ब बनाया गया जिसे हम CFL बल्ब कहते हैं। आपने नाम ज़रूर सुना होगा, हमने यहाँ दिखाया भी है, जिसे हम कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प कहते हैं। ठीक है, लेकिन उस बल्ब की कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं और उसके अंदर एक मेटाफर की कोटिंग की जाती है, उसके अंदर एक गैस भी भरी जाती है। जब भी हम उसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं CFL बल्ब के अंदर,
तो उसके अंदर एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है और आस्ते आस्ते रोशनी हमें दिखाई देना शुरू होती है। आपने अक्सर देखा भी होगा, जब भी हम CFL बल्ब को जलाते हैं वो अचानक नहीं जलता, आस्ते आस्ते जलता है, क्योंकि इसमें वो लगातार रासायनिक प्रतिक्रिया होती हैं और उसके द्वारा वो रोशनी बाहर निकलती है। लेकिन LED बल्ब में क्या होता है? LED बल्ब का फुल फॉर्म ही है लाइट एमिटिंग डायोड, एक ऐसी डायोड जो लाइट एमिट करती है, बाहर निकालती है। और बेसिकली इसके अंदर हम सेमीकंडक्टर्स को यूज़ करते हैं। सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ी पहले भी मैंने आपसे चर्चा की थी। सेमीकंडक्टर क्या होती है? एक अर्धचालक बेसिकली, जो एक चालक की तरह भी कार्य करती है और एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की तरह भी कार्य करती है। लेकिन अब यहाँ अगर हम बात LED की करते हैं, LED के साथ एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। जब इसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी भेजते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने पे वो फोटोन्स एमिट करती है, जो लाइट की फोटोन्स होती हैं उसको एमिट करता है, ऊर्जा को बाहर की तरफ निकालता है, जिसे हम इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस की प्रोसेस कहते हैं। ये एक प्रक्रिया होती है जिसे इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। लुमिनेसेंस का मतलब है प्रकाश बाहर की तरफ निकलना बेसिकली, ठीक है। अब हम तीनों को, यानी जो हमारा नॉर्मल बल्ब होता है और जो हमारा CFL बल्ब होता है और जो हमारी LED बल्ब होती है, इन दोनों को हमने कैटेगराइज किया हुआ है। आप देखें यहाँ पे जो हमारा साधारण बल्ब है उसको हमने 60 वाट का यहाँ लिखा हुआ है, वो 60 वाट के एक बल्ब है। CFL बल्ब जो हमारा है वो 18 वाट की होती है, यहाँ पे हमने रखा है। और जो हमारा LED बल्ब है वो 14 वाट का है, यानी इसकी वोल्टेज कैपेसिटी ज़्यादा है, इसकी कम और इसकी और कम। लेकिन इन तीनों में आप देखेंगे अंतर क्या आता है। ये एक मीटर हमने लगाया जिसे लक्स मीटर कहा जाता है। इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ये प्रकाश की तीव्रता को माप के बताती है कि तीव्रता कितनी ज़्यादा है, ठीक है। आइए हम इसको पहले LED हमारा जो नॉर्मल बल्ब है इसकी तरफ ले चलते हैं और ये 60 वाट की जो साधारण बल्ब है हमारी, इसको हम जलाते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं ये ऊर्जा ये हमारे इंटेंसिटी को बता रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 33 लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये हमारे CFL बल्ब के लिए है और इसको जब हम ये हमारे नॉर्मल बल्ब के लिए है। लेकिन जब हम इसे CFL बल्ब के पास ले आते हैं तो आप देख सकते हैं CFL बल्ब की जो प्रकाश की तीव्रता है वो और भी ज़्यादा है, करीबन 40 के आसपास। और यही जब हम इसको LED बल्ब के पास ले जाते हैं तो आप देख सकते हैं प्रकाश की तीव्रता कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, करीबन 76 के आसपास आ गई है। अगर आप थोड़ा ध्यान से इस मीटर को देखें तो आपको ये समझ में आएगा इसकी जो लाइट इंटेंसिटी है LED बल्ब की वो सबसे ज़्यादा है। तो आपने इन तीनों के प्रोसेस को समझा, देखा कि किस प्रकार ये तीनों बल्ब में लाइट देने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। और LED बल्ब के साथ सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि वो बहुत कम मात्रा में ऊर्जा को उपयोग करती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करके प्रकाश हमें दे देती है। इसलिए कहा जाता है ज़्यादातर आजकल कि आप ज़्यादा से ज़्यादा LED बल्ब का उपयोग करें। हम इसको बढ़ावा नहीं देते, मगर हम आपको इसके विज्ञान को बता रहे हैं। CFL बल्ब के साथ एक और समस्या है, इसके अंदर मरकरी एक उपयोग की जाती है जो कि एक टॉक्सिक मटेरियल है, इसलिए हम इसको यहाँ वहाँ नहीं फेंक सकते। इसी कारणवश बहुत सारे देश ने इसको उपयोग करने से मना कर दिया। अब इसका प्रोडक्शन भी वो नहीं करते हैं क्योंकि इसके पीछे मरकरी का एक टॉक्सिक रीज़न हमारे सामने मैंने आपको बताया। इस प्रकार ये बल्ब के कॉन्सेप्ट को मैंने आपको समझाने की कोशिश की। सिर्फ बल्ब से ही हम ऊर्जा का संरक्षण नहीं करते, हम ऊर्जा का संरक्षण बहुत सारे तरीक़ों से कर सकते हैं। जब भी आप गीज़र का उपयोग करते हैं तो बहुत ज़्यादा देर उसका उपयोग न करें, जैसे कि हम घर में करते हैं। आप रेफ्रिजरेटर की जो गेट होती है उसको बहुत ज़्यादा देर तक खोल के ना रखें, उसको हमेशा कोशिश करें कि वो बंद रहे। इससे ऊर्जा की जो खपत है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती। इसके अलावा आप जब भी बाहर जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बंद करके रखें, इससे भी हम ऊर्जा के संरक्षण में अपना योगदान कर सकते हैं। यहाँ पे एक रेटिंग की बात मैं आपसे करना चाहूँगा। यहाँ थोड़ा स्क्रीन पे अगर आप फोकस करें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने यहाँ BEE स्टार रेटिंग दी हुई है। आपने आपके घरों में अक्सर देखा होगा, आपने फ्रिज वगैरह या हम AC या हम कुछ भी जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस यूज़ करते हैं उसमें एक रेटिंग दी होती है। BEE स्टार के 1 से लेकर 5 तक की रेटिंग होती है। ये BEE यानी B का मतलब क्या होता है? ये एक नाम है, लेकिन उसके बारे में थोड़ा आपको मैं बताऊं। इसे हम ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी कहते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर, शक्ति मंत्रालय की एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका बहुत सारे कार्य हैं इसके वैसे, लेकिन इसमें से एक कार्य ये होता है कि जो भी कंपनियां रेफ्रिजरेटर या इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बनाती हैं उसके मशीनों को ये लेकर एनालिसिस करते हैं, उसे जाँचते हैं, परखते हैं और इसे खुद एक रेटिंग देते हैं। रेटिंग जितनी ज़्यादा होगी उस मटेरियल की, उस अप्लायंस की, उसकी एनर्जी एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा होगी। इसलिए कहा जाता है कि जिसकी रेटिंग 4 है या 5 है वो कम से कम ऊर्जा को खाता है, मतलब यूज़ करता है, और जिसकी रेटिंग बहुत कम होती है वो ज़्यादा ऊर्जा को उपयोग करता है। इसलिए हम कहते हैं जिसकी रेटिंग जितनी ज़्यादा होगी उस मशीन को आप ज़्यादा यूज़ करें।
तो आपने ये देखा कि किस प्रकार हम ऊर्जा के संरक्षण का जो है वो प्रोसेस हम देखते हैं और उसे हम बढ़ावा भी देते हैं। मैं आपसे ये ज़रूर एक बार कहना चाहूँगा कि आप कम से कम ऊर्जा का खपत करें, क्योंकि ऊर्जा कहीं ना कहीं हम कोयले को जलाकर भी करते हैं या और भी बहुत तरीके से हम करते हैं। लेकिन ऊर्जा का संरक्षण करना हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसे हमें समझना होगा। यानी जितनी ज़्यादा ऊर्जा हम उपयोग करेंगे, आने वाले समय में हमारे लिए समस्याएं उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। मैं आशा करता हूँ आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे और समझने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा का संरक्षण आप अपने जीवन में करेंगे। इस आशा के साथ मैं यहीं पे अपने सेशन समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आशा करता हूँ कि आज के एपिसोड में पढ़ाया गया पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने अपने सवालों को नोट भी किया होगा। तो आप अपने उस सवाल को उन्नयन ऐप पर पोस्ट कर सकते हैं और ग्लोबल एक्सपर्ट से अपने जवाब को पा सकते हैं। बच्चों, आप अपने सवाल को हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर भी अपने सवालों का हल जान सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उसे नोट कर लीजिए। अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल आईडी दी हुई है, नोट कर लीजिए। यह वीडियो बीईपीसी के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, तो आप वेबसाइट नोट कर लीजिए www.bepcssa.in। इस वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में जाकर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक कहानी और कुछ और पाठ के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों।